नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास करती थी बहू को परेशान, बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 दिन के बाद मिसा की शादी की 16वीं वर्षगांठ आने वाली थी। उसके बच्चे उस दिन होने वाली पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ मिसा अपने कमरे में गुमसुम बैठकर ये सोच रही थी कि 16 वर्षों का सफर तो उसने दूसरों के बारे में सोचते हुए ही बिता दिया। अभी अपने हमसफर के साथ बैठकर सुकून के कुछ पल भी न बिता पाई। वो जो उम्र बेफिक्री और बेबाकी से खुशियों को महसूस करने की थी, उस नई उम्र में तो वो दोनों पति पत्नी परिवार वालों का मुंह ही देखते रह गए कि कहीं किसी का मुंह न फूल जाए, सब संतुष्ट रहे। और आज जब वो उम्र के 40वें पायदान के आसपास खड़ी है तो आज वो उस दर्द को महसूस कर पा रही है जो उसने पीछे खो दिया था। अब परिस्थितियां चाहे जितनी भी अनुकूल क्यों न हो जाएं, बीता हुआ समय और वो उम्र तो वापस नहीं आ सकती ना। उसको वो दिन याद आया जब वो विदा होकर ससुराल आई थी, तो मन में कितनी उमंगें, कितने अरमान, कितना उल्लास और कितनी खुशियां थी। तरुण को पति के रूप में पाकर बेहद संतुष्ट थी मिसा। आखिर एक समझदार और प्रेम और आदर देने वाला साथी हो तो औरत को और क्या चाहिए होता है। दूसरी तरफ उसकी सास अनीता जी बेहद तेज तर्रार और जिद्दी स्वभाव की महिला थी। परिवार के हर सदस्य पर अपनी मर्जी थोपना और सबको अपने हिसाब से नाच नचाना उसकी आदत में शुमार था। यहाँ तक कि वो अपने पति दीपेश जी को भी कुछ नहीं समझती थी। मिसा को तरुण का व्यवहार देखकर हमेशा यही लगता कि शायद ये अपने पापा को माँ से हमेशा दबा हुआ देखकर खुद भी दबे सहमे रहते हैं। तरुण अपनी माँ की हर जायज और नाजायज बात पर चुप ही रह जाते थे और उन्हीं को देखकर मिसा को भी सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था, क्योंकि वो अपने सीधे साधे पति को अपनी तरफ से दुख नहीं देना चाहती थी। बस अनीता जी अगर किसी से हारती थी तो वो अपनी लाडली बिटिया अलका से, क्योंकि वो भी स्वभाव में अपनी माँ की तरह तेज थी। बस बाहर रहकर पढ़ाई और नौकरी करने के कारण उसको लोगों के बीच संतुलन बनाना आ गया था और यहाँ घर पर भी उसकी जगह तो तरुण से ऊपर ही थी। पर जिम्मेदारी के नाम पर वो सिर्फ सलाहकार का काम करती थी और वो भी सिर्फ फोन पर जाने क्या जादू था कि तरुण की सारी भागदौड़ और मेहनत पर उसकी 2-4 बातों से पानी फिर जाता और अनीता जी तरुण का नाम तक न लेती और बिटिया का यश गान चारों तरफ गाया करती थी। जब अनीता जी मिसा के साथ दुर्व्यवहार करती तो उसे दुख तो होता था, पर वो ये सोचकर चुप रह जाती थी कि चलो मेरी तो सास है, सास कब बहू को बेटी वाला स्नेह दे पाती है। पर जब वो तरुण के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार देखती तो उसकी आत्मा तक कचोट जाती कि कैसे कोई अपने बेटे के साथ सौतेला व्यवहार कर सकता है, वो भी जब एक ही बेटा हो। तरुण भी अपनी माँ की हरकतों से वाकिफ थे, पर बुद्धि से परिपक्व होने के कारण कई बार चीजों को जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते थे और मिसा को भी यही कहते कि ध्यान मत दो, जाने दो। और पति की बात को मानते हुए मिसा अनीता जी के किए गए भेदभावपूर्ण रवैये, फिर चाहे वो छोटे से काम के लिए भी थक कर सोए हुए तरुण को बेफिक्री से जगा देना और वहीं पर बिटिया रानी रिमोट लिए बैठी हो पर उसको डिस्टर्ब नहीं करना हो, या फिर मिसा को शादी में मुंह दिखाई में मिले उपहारों को अपने पास रखकर अलका को पसंद करा देना, ये कहकर कि देख लो बेटा, ये सब कुछ मेरे व्यवहार से मिला है, तुम्हें जो पसंद हो तुम ले लेना। और रोज की ऐसी ही तमाम बातें हो जाती थी जो मिसा को हमेशा एहसास दिलाती थी कि उसकी हैसियत घर में काम वाली से ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके साथ आए दिन ही अनीता जी के ताने सुनने को मिलते कि करना तो लड़के बहू को ही पड़ता है, बहू इस दिन के लिए आती है कि सास ससुर की सेवा करे। जब कभी दिनेश जी मिसा के लिए कहते कि ये तो हमारी बिटिया है, तो अनीता जी टपक के उनकी बात काट कर कहती, ऐसा है जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और मिसा
मन मसोस कर रह जाती। उसको पिता तुल्य ससुर के स्नेह से भी वंचित कर देती थी अनीता जी। तरुण सब कुछ समझते हुए भी बेटे का फर्ज निभाने को तैयार रहते थे। आज स्थिति ये हो गई थी कि अब मीसा का चित्त फट गया था सबसे। अब वो पहले की तरह शांत चित्त की जगह चिड़चिड़ी हो गई थी। अब वो अपना शेष जीवन सुकून से बिताना चाहती थी। एक दिन अनीता जी फिर से बातों बातों में ज्ञान देते हुए बोली, भाई आजकल की बहुएं तो सास की सास बनकर रहती है, कोई सेवा भाव नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, जबकि सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी लड़के बहू की ही होती है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते वो कभी सुखी नहीं रहते। वैसे तो ये बातें मीसा पिछले 15 सालों से निरंतर शांत होकर सुन लेती थी, पर पिछले 1 साल से उसको इन सब बातों से अनिच्छा सी हो गई थी और आज सालों के गुब्बार बाहर निकलना चाह रहा था। अचानक अनीता जी की बातों को बीच में ही रोककर मीसा बोली, ऐसा है माँ जी, ये सब बेकार की बातें हैं कि बहू सेवा करने के लिए ही आती है। बहू आपके बेटे की पत्नी बनकर आती है, वो घर का महत्वपूर्ण अंग होती है जो कि उसको कभी माना नहीं जाता। अगर उसको स्नेह और अपनापन दिया जाए तो वो आपको आपकी अपनी औलाद से ज़्यादा मान सम्मान और प्यार देगी, पर अगर उसको सिर्फ बेवकूफ़ ही समझा जाएगा तो एक समय के बाद वो भी आप जैसी ही बन जाएगी। और माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपको ये बात उसी तरह समझानी चाहिए जिस तरह आपने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप भी समझ लीजिए कि जन्म आपने अपने बेटे और बेटी को दिया, रातें जगकर उनके लिए बिताई, कष्ट अपनी औलाद के लिए उठाया, तो फिर अपेक्षा दूसरे की औलाद से क्यों करती हैं? मेरे लिए कौन से कष्ट सहे आपने? मेरी तो बीमारी को भी बहाना ही समझा गया। मेरी वजह से किसी का जीवन प्रभावित नहीं हुआ, फिर सबकी वजह से मैं ही क्यों अपनी इच्छाओं को मारती गई? और जब काम हो तो फिर हर काम के लिए मैं ही क्यों आगे आऊं? और सीधी सी बात यह है कि जब आप तरुण के बारे में तक नहीं सोचती हैं तो आप बहू की क्या बन पाएंगी? आपके लिए तो बेटी ही सब कुछ है, तो आप आराम से उसी से सारी अपेक्षाएं रखिए और अपना सब कुछ उसी को दे दीजिए। यकीन मानिए मुझे अलका से कोई समस्या नहीं है, बस मुझे मेरे हिस्से का सुकून दे दीजिए जो मैं 16 सालों से ढूंढ रही हूँ। बोलते बोलते मीसा की आंखों से आंसू अनवरत बहते जा रहे थे और अनीता जी अपने कर्मों का चलचित्र तटस्थल होकर सुन रही थी। पास खड़े तरुण और दीपेश जी की आंखों की कोरे भी भीग गई थी और आज तरुण को भी एहसास हो गया था कि उसकी वजह से मीसा ने अपनी उम्र का स्वर्णिम दौर खो दिया था और आज उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब आगे से वो मीसा की इच्छाओं का दमन दूसरों के लिए कभी नहीं करेगा। उसकी पत्नी हर उस खुशी की हकदार होगी जो आज तक उसने दूसरों के लिए खोई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा उचित मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।